हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा है। इसका नाम है भूआकृतिक प्रक्रिया। मतलब ये कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जमीन को आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बिंदु बताया था कि पृथ्वी का जो धरातल है वो किस तरीके से असमतल होने का कारण बताता है। किस प्रकार से हमारा धरातल असमतल स्थिति में है, जिसके अंदर दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट थी, एक अंतर्जनित और एक बहिर्जनित जो बल है, प्रक्रिया है, जो कि हमारे धरातल को ऊबड़ खाबड़ बनाती है। और इस प्रक्रिया को ही हम भूआकृतिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए भूआकृतिक प्रक्रिया के अर्थ को अगर आप समझना चाहते हैं तो सीधी सिंपल सी बात है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूं थोड़ा विस्तृत वर्णन करके। पिछले वीडियो में तो मैंने आपको धरातल असमतल क्यों है ये बताया, और उस धरातल असमतल के अंदर जो दो बल है, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल, कैसे काम करते हैं उसकी एक प्रोसेस बताई। छोटे छोटे डायग्राम भी बना के मैंने आपको समझाया। आप चाहो तो आप पिछले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हो। आज मैं आपको इस भूआकृतिक प्रक्रिया, जिसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, इस प्रोसेस के अंदर उन बलों की बात करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बहिर्जनित अंतर्जनित बल के बारे में बताया। इन बलों के अंदर वो कौन सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। कि जैसे कि बहिर्जनित प्रक्रिया है, अंतर्जनित प्रक्रिया है, उसमें जो बल है, बल तो मैंने बताया। जैसे बहिर्जनित बल कौन से होते हैं, जो बाहर से बल लगता है, जैसे कि जल है, हवा है, हिम है, बर्फ है, जो ऊपर से बल लगाता है। अंदर से बल कौन सा लगा रहा है, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, पटल विरूपण है। तो उनके बारे में भी आज मैं आपको अध्ययन करके बता रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो जो होंगे वो भी इसी से संबंधित होंगे। मैं आपको सबसे पहले तो इसमें बताऊंगा कि भूआकृतिक प्रक्रिया जो है, या भूआकृतिक प्रक्रिया की परिभाषा। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भूआकृतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताइए, अर्थ कह दीजिए या फिर परिभाषा कह दीजिए। अगर आपके सामने इसकी परिभाषा अगर आ जाए तो आप क्या परिभाषा दोगे, तो सीधी सिंपल सी परिभाषा इसकी बनती है, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक व बहिर्जनिक बलों के द्वारा जो भी भौतिक दबाव पड़ता है या रासायनिक क्रिया होती है, उस क्रिया के कारण भूतल पर जो भी परिवर्तन आता है उसे हम भू आकृतिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, क्या लिखनी है परिभाषा, देख लीजिए। धरातल के पदार्थों पर बहिर्जनिक व अंतर्जनित ठीक है, धरातल के पदार्थों पर बहिर्जनिक व अंतर्जनिक बलों, बल ये बल है, बलों के कारण भौतिक दबाव व रासायनिक क्रिया के कारण धरातल पर जो परिवर्तन आता है उसे भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी है कि भूआकृतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में बार बार मैंने आपको बताया है कि हमारा जो धरातल जो है उस पे जो भी परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन में ये दो बल इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन मैंने किया है। अब बस ये दो जो बल है वो धरातल के ऊपर भौतिक दबाव भी डालते हैं और रासायनिक क्रिया भी करते हैं। यही दोनों बल, ये दोनों बल धरातल के ऊपर दबाव भी डालते हैं, जिसे हम भौतिक दबाव के नाम से जानते हैं, और एक रासायनिक क्रिया भी ये करते हैं। और इसी वजह से आपके धरातल पर जो भी परिवर्तन होता है, भूतल पे जो भी परिवर्तन होता है, उसे हम भू आकृतिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इस प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रिया, बात चलती है कौन कौन सी प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया के अंदर देखिए कौन कौन सा आ सकता है, जैसे कि आपका ज्वालामुखी हो सकता है, जैसे कि इसमें आपके भूकंप हो सकता है, इसमें पटल विरूपण हो सकता है,
कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने बताए। ये ऐसे उदाहरण है जो कि आपके अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के अंतर्गत आते हैं, और ये दोनों तीनों बल जो है एक तरीके से क्रिया कह दीजिए, ये ऐसे तो आपके अंतर्जनित बल के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। कौन से बल आते हैं? ये अंतर्जनित, क्योंकि ये अंदर से लगने वाले बल है। और इन बलों की वजह से आपकी भूआकृति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता? जैसे कि भूकंप, जैसे कि ज्वालामुखी आता है तो नीचे से आता है, जमीन का बदलाव होता है। भूकंप जब आता है तो सीधी सिंपल सी बात है, जमीन में बहुत गहरा परिवर्तन होता है। तो ये सारे परिवर्तन के कारण और ये भूआकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी आते हैं। अब भूआकृतिक प्रक्रिया में दो ही बल काम कर रहे हैं यहां पर। भूआकृतिक प्रक्रिया में दो बल कार्य करते हैं। अब वो दो बल तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। पहला बल कौन सा बताया मैंने आपको? बहिर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल। और सेकंड बल कौन सा बताया था मैंने आपको? अंतर्जनित बल। ये दो बल आपके काम करते हैं, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल, ठीक है। अब चलिए, अब इनके बारे में विस्तृत वर्णन आज मैं आपको बता रहा हूं। उदाहरण भी आपके सामने मैं रखूंगा और किस तरीके से ये बल काम करते हैं उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन, बहिर्जनिक बल। मतलब इस बल का अर्थ होता है बाहर से लगने वाला बल। अब बाहर से लगने वाला बल मैंने आपको बताया भी था। बहिर्जनित बल के अंदर प्रमुख साधक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका जल है, वायु है, हिम, बर्फ है। अब ये सब बाहर से तो पड़ती है, इसके अलावा आपका तापमान हो सकता है। ये सारे बल जो होते हैं वो ऊपर से लगते हैं, जो पदार्थों का अपक्षय भी करते हैं, मतलब पदार्थ को तोड़ने का भी काम करते हैं। अब धरातल इस तरीके से खड़ा है, वो टूट गया तो टूटने के बाद में उसकी आकृति में तो बदलाव होगा, मतलब भू आकृति के अंदर बदलाव हो रहा है। तो जो पदार्थों का अपक्षय, अब देखिए ये जो बहिर्जनिक बल है वो भू आकृति में किस प्रकार से बदलाव लाता है? जल, वायु, हिम और तापमान कैसे बदलाव लाते हैं? वो पदार्थों का अपक्षय भी करते हैं, मतलब टूटना। समझाई बात? अब टूटेगा तो परिवर्तन, तो आकृति में बदलाव तो होगा ही होगा। अपर्दन भी करेगा। अपर्दन का मतलब क्या होता है? बहाव, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा भी पदार्थ को, तो बदलाव होगा। एक होता है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, मतलब ये कोई वस्तु पहाड़ टूटकर, बिखरकर, बहकर और कहीं पर जम गया तो एक नई आकृति का वहां जाके निर्माण कर रहा है। कुल मिला के बात ये हो गई, अपक्षय जब भी होता है, मतलब जब पहाड़ टूटा है तो भी जमीन की आकृति में बदलाव होता है। जब वो बहकर चला जाता है और वहां जाकर जम जाता है तो भी आपके आकृति में बदलाव होता है और एक नई नई आकृति का निर्माण होता रहता है। जैसे कि नदी बहती है, पहाड़ से जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर लेके आती है, पहाड़ को तोड़ते हुए भी वो कंकड़ पत्थर लेके आती है। एक परिवर्तन नदी वहां पे भी करती है और एक परिवर्तन जो नदी पानी अपने साथ बहा कर लेके जा रही है, जहां पर जमा करेगी तो वहां पर एक समतल मैदान का भी निर्माण करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं जल जो है वो भूआकृति में परिवर्तन लाता है। इसके अलावा एक प्रक्रिया और है, अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब होता है उठाना, कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे कि वायु, वायु ये काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी के कणों को दूसरे स्थान पर ले जाती है और वहां पर जमा करती है और एक नई भूआकृति का निर्माण करती है। जैसे कि रेत के जो टीले होते हैं, डोम्स जो बने होते हैं, वो इस तरीके से गुंबद जैसी आकृति होती है, हवा चलती है, एक गुंबद उठकर दूसरी जगह जाके जमा हो जाता है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो परिवहन। परिवहन का मतलब ले जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है। ये जो ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फिर जम जाना, ये सारे जो कारक है, सुन लो, बहिर्जनिक बल है ये, और इसमें बाहर से लगने वाले बल है जल, वायु, हिम, तापमान। अब ये चारों पांचों जो बल है ये क्या काम कर रहे हैं? ये पदार्थ को तोड़ते भी हैं, ये अपर्दन भी करते हैं, ये निक्षेपण भी करते हैं, ये अधिग्रहण भी करते हैं और ये परिवहन भी करते हैं।
और ये सभी कारक जो है वो भू आकृति के कारक है, जो कि नई नई भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, लिख दीजिए, इन ये सभी कारक भू आकृति का निर्माण करते हैं। बोलिए आगे बात समझे, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहिर्जनिक बल से संबंधित है। अब इसमें आगे और हम बढ़ेंगे। चलिए, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि बहिर्जनिक बल ये बाहर से लगने वाला बल होता है, और ये तोड़ने का काम भी करता है, बहने का भी काम करता है, जमाव का भी करता है, उठाने का भी काम करता है, ले जाने का काम करता है, और इस प्रक्रिया से एक भू आकृति का निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहां पर एक शब्द और आता है ढाल। देखिए ढाल जो शब्द है, ये ढाल शब्द भी बहुत ही योगदान करती है भू आकृति के निर्माण में। जैसे कि आप सोचिए कैसे, जब पदार्थ ढाल के सहारे नीचे की ओर आते हैं तो ये पदार्थ कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, और ये नीचे जाकर जमा हो जाते हैं और नई नई भू आकृति का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहां पर एक शब्द ढाल का भी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी वस्तु का, पदार्थों का बहना वो डिपेंड करता है ढाल के ऊपर। अब यहां पर बहिर्जनित बल तो काम कर रहा है, जैसे कि जल। अब जल जो है वो ढाल पे तो काम करेगा। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो लेके जाता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है ढाल। वस्तु तभी बहेगा जब ढाल तीव्र होगी। अगर मान लीजिए ढाल तीव्र है तो वस्तु जो है वो फटाफट जाकर नीचे जम जाती है। लेकिन अगर ढाल निम्न है, अगर ढाल इस प्रकार से है, तो उसको बहने में दिक्कत आती है, और कई बार तो ये होता है कि पदार्थ यहीं पर जम जाते हैं। ठीक है, तो ढाल जो होती है वो एक तरीके से कहें कि जब पदार्थों का अपरदन होता है तो ढाल प्रवक्ता जो है वो गतिशील का कारण बनता है, जो पदार्थों को हटाने में मदद करती है। ढाल के सहारे वो नीचे वाले जो भाग है वहां पर जमा कर देती है, और जमा करके एक नई भू आकृति का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ढाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है आपके भू आकृति निर्माण में। कहने का मतलब ये हो गया कि जल जो है, या हिम जिसे हम कहेंगे, जल और हिम के लिए सबसे बड़ी चीज ढाल होना आवश्यक है, किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। समझ में आई बात? अच्छा आगे और सुनिए, ये जो बहिर्जनित बल है ये प्रक्रिया है और एक बल भी है। एक प्रक्रिया भी कहेंगे और एक बल भी कहेंगे जो पदार्थों का परिवहन करते हैं। क्योंकि देखिए चाहे जल देख लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों को ले जाता है, वायु भी देख लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों को ले जाता है, हिम भी देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बहिर्जनित बल एक प्रक्रिया भी कह दीजिए और एक बल भी कह दीजिए, पदार्थों का परिवहन भी करते हैं और एक तरीके से चट्टानों को तोड़ते भी हैं, उनका परिवहन भी करते हैं। जैसे कि जल है, बर्फ है, हवा है, लहरें हैं, धाराएं, ये सारे काम क्या करती है, ये सब के सब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर और एक नई नई जमीन की आकृतियों का निर्माण करते से हम भू आकृति कारक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे लिखोगे देख लीजिए। बहिर्जनिक, ठीक है, बहिर्जनिक प्रक्रिया एक बल भी है। ठीक है, बहिर्जनिक प्रक्रिया एक बल भी है और कहेंगे कि जो पदार्थों का परिवहन करते हैं। ठीक है, जो पदार्थों का परिवहन करते हैं। ठीक है, अब पदार्थों का परिवहन करेंगे तो क्या होगा, चट्टान तोड़ेगी भी। ठीक है, ये बल चट्टानों को
तोड़ते हैं, बहाते हैं, जमाते हैं। ठीक है, मतलब तोड़ेंगे भी, जैसे मैंने यहां पे बताया, बहेंगे भी, अपर्दन भी होगा और जमाव भी होगा। समझ में आई बात? अब इसमें कौन कौन से बल काम कर रहे हैं वो भी लिख दीजिए। इसमें देखो, जल काम कर रहा है, वायु काम कर रही है ना, हिम काम कर रही है, लहरें भी हो सकती है। आगे बात समझ में, जल वायु हिम लहर धाराएं भी हो सकती है। ये सभी नई नई भू आकृति का निर्माण करती है। बोलिए आगे बात समझ में। कहने का मतलब ये हो गया कि भैया भू आकृतिक प्रक्रिया जो होती है वो एक तरीके से हमारे इन बलों पर डिपेंड है। बहिर्जनित बल जितने सक्रिय होते हैं उतनी ही भू आकृतियां नई नई बनती रहती है। अब चलिए, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये सारे कारक के अंदर ढाल भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब मैं आपको एक और बिंदु बताता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण बल। अब देखिए, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल शब्द जो आया है, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहिर्जनित बल के अंदर। क्योंकि देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये एक ऐसा बल होता है जो कि ढाल पे काम करता है। किस पे काम करता है? ढाल पर। और अगर मान लीजिए ढाल तीव्र है तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल उस ढाल के ऊपर और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल ढाल के सारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाकर धरातल पर दबाव डालने का काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ढाल जितना सक्रिय होता है, मतलब ढाल जितना तेज होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा काम करेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो कि भूतल के सभी पदार्थों के संचलन में सहयोग करता है। अगर ढाल, लेकिन ढाल होना जरूरी है। अगर ढाल नहीं होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करेगा। अब देखिए, एक पदार्थ यहां पर है तो गुरुत्वाकर्षण बल फट से नीचे ले जाएगा पदार्थों को और एक नई नई आकृतियों का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। लेकिन अगर ढाल इस तरीके का है तो गुरुत्वाकर्षण बल चाहे कितना ही क्यों ना हो, बिना ढाल के वो पदार्थों को यहां ले जाकर भू आकृति का निर्माण नहीं कर सकता। तो अब यहां पर जो शब्द आया गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक भू आकृतिक प्रक्रिया के अंदर, और वो भी बहिर्जनित बल के अंदर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल ढाल के सहारे, ढाल के सहारे अधिक गतिशील होकर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अब यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पदार्थों को क्या बना रहा है? सक्रिय बना रहा है और धरातल पे दबाव भी डाल रहा है। ठीक है, वह पदार्थों को सक्रिय बनाता है, वह पदार्थों पर दबाव डालता है। बोलिए आगे बात समझ में। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ढाल के सहारे अधिक गतिशील होकर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, वह पदार्थों को सक्रिय बनाता है गुरुत्वाकर्षण बल, और पदार्थों पर दबाव भी डालता है। कहने का मतलब यह हो गया, क्या लिखेंगे अगली लाइन? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक ऐसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है। अब कैसा बल है बताया मैंने? जो भूतल के सभी पदार्थों को संचलित करता है, आगे वसत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जो भूतल के पदार्थों का संचलन करता है। ठीक है, अब इसमें शर्त यह होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ढाल। ठीक है, ढाल होना जरूरी है। अब देख लीजिए कौन कौन सी चीजें आपको देखने को यहां पे मिल रही है। पहले तो मैंने आपको बहिर्जनित बल के बारे में बताया, जिसमें मुख्यतः जल, वायु, हवा, लहरें, धाराएं सब है जो कि आकृति के निर्माण में सहयोग करती है।
फिर आ गया यहाँ पर ढाल। अब ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी कारक हैं जो भूआकृति कारक बनने में सहयोग करते हैं, ये जितने भी कारक जो मैंने बताया ना, जल, वायु, हवा, हिम, लहरें, धाराएं, ये कब काम करेगी? जब ढाल होगी। अब ढाल भी किस पे डिपेंड करती है? ढाल गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड करती है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी इस पे डिपेंड करता है ढाल पर। एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल भी जब काम करता है जब ढाल होगा, और ढाल होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ढाल होना जरूरी है। किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ढाल होना जरूरी है। जैसे ढाल सक्रिय होता है, ढाल तीव्र होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है और पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और पदार्थ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और नीचे जाकर उन पदार्थों को जमा देता है और एक नई भूआकृति का निर्माण कर देता है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये देखो लहर हो सकती है, ज्वार भाटा हो सकते हैं, ये सब धाराओं को सक्रिय भी बनाते हैं, एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आई बात? इसको भी मैं मेंशन करके बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे अंतर्जनित बल के बारे में। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का। अब यहां पर इस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव देखिए और कहां पर है। देखो लहरों के ऊपर भी है, ज्वार पर भी है, जिसे हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं, आगे बात समझ में, और इनसे बनी धाराओं को सक्रिय करती है। मतलब यह कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ये लहर, ज्वार भाटा, इनको सक्रिय करती है, और इन दोनों की वजह से जो धारा बनती है उनको भी सक्रिय करती है। अब यहां पर इनका क्या लॉजिक है, क्यों ये आया है, तो सुन लीजिए। जब लहरें बनती हैं, जब ज्वार भाटा ऊपर नीचे पानी जाता है, तो आपकी धाराएं सक्रिय होगी। ये धाराएं जब चलेगी तो तटों पर टकराएगी, और जैसे ही तटों पे टकराएगी तो सीधी सी बात है, वहां पर जो भी चट्टानों से ये लहरें टकराएगी तो उन चट्टानों में परिवर्तन तो होगा ही, और एक नई नई भूआकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, जब लहरें उठती है और किसी चट्टान से बार बार टकराती है तो आपने देखा भी होगा, कई ब्लॉक से बन जाते हैं, थोड़ा पत्थर जो होता है प्लेन सा हो जाता है, गोल गुंबद जैसा हो जाता है, वो पानी की लहरों से होता है, और वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल अहम है। ठीक है, चलिए, ये भूआकृति बनाने में सहयोग करती है। सेकंड नंबर का पॉइंट आता है अंतर्जनिक प्रक्रिया। देखिए अंतर्जनिक प्रक्रियाओं की बात करें तो इसका मतलब समझ लीजिए, अंदर से लगने वाला बल। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी के अंदर से। देखिए पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जितनी भी ऊर्जा होती है वो बल के रूप में कार्य करती है और भूआकृति का निर्माण करती है, जैसे कि भूकंप, जैसे कि ज्वालामुखी। ठीक है, इनमें सब में ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा एक बल की तरह काम करती है और जमीन पर अनेकों परिवर्तन करने का काम करती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा भी आप बोल सकते हो। क्या परिभाषा हो सकती है? पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, अब ये ऊर्जा क्या काम करती है? ऊर्जा बल के रूप में कार्य करती है, बल के रूप में कार्य करती है और भू आकृति का निर्माण करती है। अब उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया है ज्वालामुखी, जैसे कि भूकंप। अब ये ऐसे उदाहरण है जिसमें ऊर्जा महत्व है, ऊर्जा का बड़ा महत्व है, और ये ऊर्जा जब निकलती है तो जमीन पर परिवर्तन तो लेके आती है। अब देखिए ऊर्जा कैसे निकलती है, तो मैं बता दूं आपको, ये ऊर्जा की बात चल रही है ना, ये ऊर्जा, इस ऊर्जा की बात चल रही है क्योंकि अंतर्जनिक प्रक्रिया के अंदर जो बल लग रहा है वो इसी ऊर्जा की वजह से लग रहा है। अब पूछोगे ऊर्जा कहां से आई? देखिए पृथ्वी के अंदर कई रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। रेडियोधर्मी तत्व
निरंतर ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं, ताप। ठीक है, और यही ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और यही ऊर्जा आपके धरातल पर दबाव डालने का काम करती है और भू आकृति में बदलाव होता है। सेकंड नंबर, पृथ्वी का घूर्णन। जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उस घूर्णन से भी बल लगता है और यह बल भी भू आकृति में परिवर्तन लाता है। एक होता है ज्वारीय घर्षण। ज्वारीय घर्षण क्या होता है? जो आपके समुद्र का पानी होता है वो ऊपर नीचे जब उठता है तो वो लहरें जब किसी चट्टान से टकराती है तो उस चट्टान के टकराने से उसमें घर्षण होता है और भू आकृति में परिवर्तन होता है। एक तरीके से वो भी एक बल का ही काम करता है। तो मतलब ये देखिए, पृथ्वी के अंदर रेडियो धर्मी तत्वों, पहला पृथ्वी के घूर्णन, ज्वारीय घर्षण। अब ये तीन बल हो गए। इन बलों से पृथ्वी के अंदर से क्या निकलती है? ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर रेडियो धर्मी तत्व, पृथ्वी के घूर्णन और ज्वारीय घर्षण से ऊर्जा निकलती है। मैं इस ऊर्जा की बात कर रहा हूं कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, ये बल जो बल के रूप में काम करती है और भू आकृति का निर्माण करती है। तो मैंने ऊर्जा को पैदा कर दिया। ये ऊर्जा कहां से निकल रही है? रेडियो धर्मिक तत्व। मैंने बता दिया, ऐसे तत्व जो धरातल के अंदर ऊर्जा या ताप उत्सर्जित करते हैं और यही ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित हो गया, पृथ्वी घूमती है तो बल तो लगता ही है। और ज्वारीय घर्षण जो कि चंद्रमा सूर्य के आकर्षण की वजह से उत्पन्न होता है। तो ये तीनों बल जो है वो ऊर्जा को उत्पन्न करने में सहयोग करता है। ठीक है, धरातल से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो सभी दिशाओं में गमन करती है। अब ये ऊर्जा क्या करती है? ये ऊर्जा, जैसे कि ये धरातल है, इस धरातल के अंदर कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है, मतलब चारों दिशाओं में भागती है। और उस भागने की वजह से, जैसे कि ज्वालामुखी है, पटल विरूपण है, भूकंप है, ऐसी क्रियाओं को ये क्या करती है? प्रेरित करती है और अंततः ये प्रक्रिया जो है भू आकृति बनाने में सहयोग भी करती है। ठीक है, चलिए इसको भी मेंशन कर देंगे अपन। क्या लिखेंगे इसको, किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, जब यह ऊर्जा धरातल से मुक्त होती है तो सभी दिशाओं में गति करती है। ठीक है, गति कर ली। अब क्या होता है? सभी दिशाओं में गति करती है। जो कौन सी क्रिया? ज्वालामुखी, भूकंप व पटल विरूपण जैसी प्रक्रियाओं को क्या करती है? प्रेरित करती है। प्रेरित करती है, जो भू आकृति बनाने में सहयोग करती है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये हो गया कि भैया आपके अंदर से जो बल लग रहा है वो बल भी एक ऊर्जा के रूप में निकलता है और वो ऊर्जा आपके जमीन की आकृति में बदलाव करता है। मैंने बता दिया, ऊर्जा निकलती है रेडियो धर्मी तत्व, पृथ्वी के घूर्णन और ज्वारीय घर्षण से उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा जब मुक्त होती है तो सभी दिशाओं में गति करती है, जो कि ज्वालामुखी, पटल विरूपण और भूकंप को प्रेरित करेगी। और यही तीनों क्रियाएं आपके जमीन की आकृति में क्या करती है? बदलाव करती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको भू आकृतिक प्रक्रिया, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर ये जो दो मुख्य बिंदु है, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक प्रक्रिया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल भी इंपॉर्टेंट माना जाता है बहिर्जनिक प्रक्रिया के अंदर। तो इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।